प्यारे छात्रों, सुप्रभात। कल हम लोग रावण नरसिंह होम के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की जीवनी और उनकी रचनाओं को पढ़ा। आज हम लोग उनकी लिखी यह रावण नरसिंह होम में जो वर्णन है, जो रिपोर्टाज है, उसका जो है अर्थ, आशय और साहित्यिक सौंदर्य को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारे छात्रों, देखिए, इसमें वह रिपोर्ट के रूप में वह सारी बातें प्रस्तुत करते हैं जब वह रावण नरसिंह होम में भर्ती होते हैं। कल तक जिनका अतिथि था, आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथियाँ अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रावण नरसिंह होम में लाना पड़ा। लेखक कहता है कि मैं अतिथि माने मेहमान, मैं मेहमान बनकर के जिसके घर गया था, उल्टा मुझे ही उनकी मेहमानी, उनकी ही सेवा ससुरा करना पड़ा। कारण यह था कि जिनके घर मैं गया था वह खुद बीमार हो गई और उनको रावण नरसिंह होम में ला करके भर्ती किया। आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घेरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल भेष में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई है। लेकिन कहता है कि रोग पूरे चरम सीमा पर था, वातावरण बड़ा गमगीन हो गया था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, सब लोग निराश हो चुके थे। लेकिन इस आपात स्थिति को देखते हुए वह देख रहे हैं कि ये महिला जो सफ़ेद वस्त्र पहनी हुई है, अपने इस विशिष्ट वेश में वह रोगी के सामने प्रस्तुत है। देह उनकी कोई 45 वसंत देखी, वर्णहीन श्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सूता सदा। लेखक उनके शारीरिक रूप का वर्णन करते हुए कहता है कि उम्र देखने पर यही लगता है कि लगभग 45 वर्ष की होंगी और उनका वर्ण यानी रंग जो है बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और जिस तरह सूर्य की किरणें जमी हुई हिम के ऊपर पड़ कर के वह लालिमा को बिखेर देती हैं, उसी तरह से उनके पूरे शरीर में लालिमा फैली हुई थी और उनका शरीर लंबा था और बिल्कुल सुडौल था। यहाँ पर मदर टेरेसा के रूप रंग और उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं है। आते उन्होंने कहा, भाषा सुथरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। लेखक यानी डॉक्टर जो है वह रोगी को प्रसन्न करते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए वह उसकी तारीफ़ करती है। कहती हैं कि लंबा मुंह अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारे बीमार का मुंह लंबा नहीं है। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसी बात कही। फिर उन्होंने एक तरह से आदेश दिया, लेकिन वह आदेश किसी अधिनायक यानी स्वामी का नहीं था, किसी अधिकारी का नहीं था, बल्कि वह आदेश एक माँ का था, जिसके अंदर ऊपर से कड़ाई किंतु अंदर से मृदुलता भरी हुई होती है, जिसमें कड़वा का वास निहित रहता है। उस तरह से कड़वा से भरी हुई आवाज़ में उन्होंने कुछ आदेश दिए। हाँ, वह माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उनके सूखे अधरों पर चांदी की सी एक रेखा खिंचाई और मुझे लगा कि वातावरण का भार कुछ कम हो गया। लेकिन कहते हैं, यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका घर तो फ्रांस था, लेकिन वह मानव सेवा का धर्म ली थी
और भारत को अपना कर्म स्थान बनाई थी। यहाँ आकर के वह मानव की सेवा करने में ही बहुत संतुष्ट थी। वह आते ही अपने कार्य में लग गईं और चांदी के समान सफ़ेद अपने हाथों से जब रोगी के गालों को स्पर्श किया तो लगता था कि जैसे रोगी को कुछ शांति मिल गई हो, कुछ ढाढ़स मिल गया हो, और लगता था कि जैसे उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई हो। वातावरण जितना गंभीर था, उस समय मदर टेरेसा के द्वारा कहने और उनको सहलाने से वातावरण कुछ जो है थम सा गया था, अर्थात कुछ ढाढ़स सा बध गया था। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। लेखक कहता है, चूँकि यह रिपोर्टाज है इसलिए विधिवत बात प्रस्तुत करते हुए लेखक कहता है कि तभी एक खटाक की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुलता है तो देखते हैं एक डॉक्टर। वह डॉक्टर दवा देने के लिए उपस्थित हुआ है। तभी मदर टेरेसा बात बनाती हुई रोगी को प्रसन्न करती हुई कह रही हैं कि डॉक्टर देखो, ये तुम्हारा बीमार तो हंस रहा है, अर्थात लगता है कि जैसे इसे कोई बीमारी है ही नहीं। ऐसा कहने से रोगी को ढाढ़स हो जाता है और रोगी को यह सांत्वना मिल जाती है कि मुझे कोई गंभीर रोग नहीं है और मैं बच जाऊंगी। इसलिए उन्होंने जो है इस मनोवैज्ञानिक बात का ध्यान रखती हुई मदर टेरेसा ने उस रोगी को खुश करने के लिए इस प्रकार कहा, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूँ एक ही वाक्य में गुद दी। तो उधर डॉक्टर तो अच्छी प्रकार से मदर टेरेसा को जानता था। उसने एक ही वाक्य में कह दिया कि हाँ मदर, तुम ऐसे लोगों की सेवा और मन से उनको प्रसन्न करना चाहती हो, इसलिए ऐसा होता है। एक ही वाक्य में उन्होंने मदर टेरेसा के सारे गुणों को डॉक्टर ने व्यक्त कर दिया। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, वहीं 30 रुपये मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लग सकती है और वहीं पीड़ितों को तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। लेखक कहता है कि जब मैंने मदर टेरेसा को देखा तो मुझे एक अजब सी शांति मिली और मैं सोचने लगा कि यह जो आज माँ कहला रही हैं, यह आज तक इतनी उम्र ढल जाने के बाद भी शादी नहीं की और जो बिना माँ के ही माँ का स्थान पा लेती है, निश्चय ही उसके हृदय में कोई न कोई माँ से भी बढ़कर के कोई करुणा ममता भरी हुई है। इसीलिए वह हर रोगी को उसी प्रकार समान सहानुभूति रखती हुई व्यवहार करती हैं और सबको प्रसन्न करने की लगातार कोशिश करती रहती हैं। लेकिन कहता है कि जबकि वह केवल मानव सेवा के लिए ही उपस्थित हैं, आई हैं और कर्म के क्षेत्र में उतरी हैं, उनके तनख्वाह में, उनके पारिश्रमिक में कुछ नहीं है, केवल 30 रुपये महीने पर रहकर वो क्या कर सकती थी। लेकिन उनको 30 रुपये महीने की बात नहीं, बल्कि उन्हें तो मानव सेवा करके अपनी आत्मा को प्रसन्न करना था। इसलिए जिसके हृदय में यह विचार होगा वह बिना माँ बने ही माँ जैसी करुणा, माँ जैसी ममता, माँ जैसी दया, सहानुभूति दिखा सकती है। इस तरह लेखक मदर टेरेसा के उन बातों को व्यक्त किया जो मदर टेरेसा के अंदर विशेषताएं थीं, उनके गुण थे। प्यारे बच्चों, आज मैं इसी जगह तक पढ़ाता हूँ। अब इसका साहित्यिक सौंदर्य देख लिया जाए कि प्रस्तुत गद्य अवतरण में उन्होंने उस भयभीत वातावरण का भी वर्णन किया है और साथ ही साथ मदर टेरेसा के उस स्वभाव का वर्णन किया है जो बिना प्रसव किए ही माँ का स्थान प्राप्त कर ली हैं और सबको अपने पुत्र के समान ही स्नेह, प्रेम, ममता, करुणा लुटा रही हैं। तो इसमें मदर टेरेसा के इस ममता का, इस दया भाव का, सहानुभूत भाव का वर्णन किया गया है। वर्णनात्मक शैली है। इसके आगे कल पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।